हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। हम लोग पढ़ रहे थे जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पार्ट 1 जो था वो हमने कवर कर लिया था। एक एक चीज़ उसमें हमने कवर करी थी। जो किसी ने भी नहीं कवर करी है वो मैंने कवर करके बताया था आपको कि ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये किस आर्टिकल के अंडर हुआ। ये हुआ आर्टिकल 3 के अंडर। अब इसमें क्या खेल खेला था जेएनके का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या खेल खेला था वो भी मैंने आपको बताया था। इसमें दो चीज़ें गलत हुई थी जो कि बोला जाता है गलत है। एक तो आर्टिकल 3 का जहाँ वायलेशन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि आर्टिकल 3 में क्या आता था, आर्टिकल 3 में आता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, स्टेट को एक नई स्टेट बना सकते हैं, दो स्टेटों को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं थी कि आप लोग एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दो। तो एक तो वायलेशन एक्ट इसका ये हुआ आर्टिकल 3 का। दूसरा ये था कि आर्टिकल 3 की जो उसका जो प्रोसेस है कैसा होता है, उसका प्रोसेस ये था कि पहले प्रेसिडेंट को जो बिल है वो देना पड़ता था, वो प्रेजेंट करना पड़ता था स्टेट लेजिस्लेचर में। लेकिन उस समय स्टेट लेजिस्लेचर हमारी थी ही नहीं, तो सेंटर ने क्या किया, डायरेक्टली बिल जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। तो ये जो दो चीज़ें थी, एक तो डायरेक्टली पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना बिल का, और दूसरा कि स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना आर्टिकल 3 के अंडर, जो कि वहां पे मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ दो क्या थी, इसकी वायलेशंस थी। ठीक है। और जो भी इसके अंडर आता था, जो भी था इसमें, हम लोगों ने सब चीज़ कवर की थी, इंपॉर्टेंट डेट्स कवर की थी, जो भी था इसमें कवर किया था। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, ये जो आज का पार्ट है, इसमें हम कवर करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, क्या इसमें चेंजेस हुई थी, और ठीक है उसके बाद क्या किस सेक्शन के अंडर क्या आता है, कौन सा किस आर्टिकल के अंडर आता है, वो चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में जो हमने लास्ट चीज़ कवर की थी वो क्या की थी कि इस एक्ट में क्या क्या है। 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। ये आपको पूछ सकते हैं डायरेक्टली, यही आपको सिर्फ पूछ सकते हैं कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने इसमें शेड्यूल्स हैं। ये चीज़ भी आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब पढ़ेंगे क्या, हम आज पढ़ेंगे कि चेंजेस क्या हुई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, क्या क्या चेंज हुआ। ठीक है, तो चेंज क्या हुआ, पहले तो आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो ये चेंज हुआ। ठीक है, पहले हम ये थे, अब हम ये हो गए। ठीक है, तो क्या से क्या हो गए, देखते देखते। ठीक है, तो हम चेंज हो गए, ग्राफ से आपको सॉरी मैप से आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि हम लोग क्या हो गए। उसके बाद क्या था कि जेएनके की, यूटी ऑफ जेएनके की अपनी लेजिस्लेचर असेंबली थी। ठीक है, लेकिन लद्दाख की अपनी लेजिस्लेचर असेंबली नहीं थी। तो मतलब हमारा यूटी ऑफ जेएनके किसके जैसा था, यूटी ऑफ पुडुचेरी के जैसा, और जो लद्दाख है वो किसके जैसा था, चंडीगढ़ अंडमान के जैसा, विदाउट लेजिस्लेचर। ये पॉइंट भी आपको पूछ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब लद्दाख विल हैव नो रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। लद्दाख का राज्यसभा में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और एक रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में। याद रखना है, लद्दाख का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है राज्यसभा में, और लोकसभा में कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक। वैसे ही यूटी ऑफ जेएनके का राज्यसभा में कितने हैं, 4 हैं, और लोकसभा में कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, राज्यसभा में 4 हैं जेएनके के एमपीज, और लोकसभा में कितने हैं, 5। तो आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए, वो पढ़ते हैं हम लोग। पहला है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑलरेडी मीन्स दैट सेंट्रल लॉज विल अप्लाई टू द न्यू यूटी ऑफ जेएनके। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आर्टिकल 370 खत्म हुआ, ठीक है, 370 क्या करता था, हमें स्पेशल स्टेटस देता था जेएनके स्टेट को। तो जैसे ही वो खत्म हुआ, उसका मतलब डायरेक्टली वो हो गया कि अब सेंटर के लॉज जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे यूटी ऑफ जेएनके में। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं कि शेड्यूल 5 के अंडर क्या आता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि कितने लॉज हैं जो कि रिपेल हो गए हैं, कितने सेंट्रल लॉज ऐसे हैं जो कि अभी भी एप्लीकेबल हैं, कि अभी मतलब एप्लीकेबल हैं यूटी ऑफ जेएनके और लद्दाख दोनों पे। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं आर्टिकल 5 के अंडर। तो पहला क्या है, 106 सेंट्रल लॉज विल नाउ बी एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जेएनके एंड लद्दाख। मैं जो भी बोलूंगा कि लॉज, जब मैं बोलूंगा ना 106 या 164 या 153 या जो भी बोलूंगा, तो आपको ये याद रखना है कि वो दोनों के लिए है, यूटी ऑफ जेएनके एंड लद्दाख। अगर वो मैं बोलूंगा कि रिपेल कर दिए गए हैं या खत्म कर दिए गए हैं, तब भी वो दोनों के लिए हैं। अगर कुछ ऐड किया है तब भी वो दोनों के लिए हैं। तो क्या था, 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं, कहाँ पे, यूटी ऑफ जेएनके एंड लद्दाख में। नेक्स्ट है, ये पॉइंट आपको किसी ने नहीं बताया, सब ने आपको क्या बोला है, 153 स्टेट लॉज जो हैं वो रिपेल कर दिए गए हैं। हर जगह आप सुनोगे तो आपको बताया गया है कि 164 स्टेट लॉज, 153 स्टेट लॉज जो हैं वो आपके रिपेल कर दिए गए हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन्ड है कि 153 लॉज तो हैं, लेकिन 11 आपके गवर्नर एक्ट भी हैं। ठीक है, 11 आपके गवर्नर्स एक्ट भी हैं जो कि रिपेल कर दिए गए हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो बनता है 164 स्टेट लॉज इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट और रिपेल्ड।
तो क्या पॉइंट याद रखना है, 164 164 स्टेट लॉज इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट, ये जो है 164 ये गवर्नर्स एक्ट को इंक्लूड करके बनते हैं 164 जो कि रिपेल कर दिए गए हैं। और अगर गवर्नर्स एक्ट देखे जाएं तो वो होते हैं, वो हैं 11 जो कि रिपेल किए हैं, और लॉज कितने हैं 153। तो तभी आपको हर लोग ने जिसने भी पढ़ाया उसने क्या पढ़ाया कि 153 लॉज, लेकिन वहाँ पे गवर्नर्स एक्ट भी मेंशन था तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता। तो इसीलिए आपको याद क्या रखना है, 164 लॉज हैं इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट जो कि रिपेल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट ये देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा 106 लॉज जो हैं, आपको ऊपर दिख रहा है कि सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ JNK एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो 106 जो हैं ये आपके क्या हैं, सेंट्रल लॉज जो हमने अडॉप्ट किए हैं, यूटी ऑफ JNK और लद्दाख ने अडॉप्ट किए हैं। 106 जो किसके अंडर आता है, ये लिखा हुआ है 5th शेड्यूल सेक्शन 95 और 96। सेक्शन आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि 5th शेड्यूल के अंडर ये आता है, और कितने लॉज हैं 106। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा हो, क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं वहाँ से, फिर मैंने इसको क्रॉप किया है तो ये बड़ा ज़्यादा डल हो गया है। क्या लिखा है, स्टेट लॉज इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट विच आर रिपेल्ड, जो कि रिपेल किए गए हैं यूटी ऑफ JNK और लद्दाख में। क्या बोला है, स्टेट लॉज इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट, अब उन्होंने बोला ना इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट, तो आप देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे है ये चीज़ें क्या है, ये गवर्नर एक्ट है, कितने हैं 11 गवर्नर एक्ट हैं जो कि रिपेल कर दिए गए हैं, और 153 लॉज थे, तो टोटल मिला के 164 हो जाता है ये। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका कि 166 स्टेट लॉज अगेन इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट, याद रखना है आपको, रिपेल कितने किए गए थे 164, उसमें से गवर्नर्स एक्ट कितने थे 11, स्टेट लॉज कितने थे 153 जो कि रिपेल किए गए थे, और 166 ऐसे हैं इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट जो कि हमारे फोर्स में रहेंगे। ठीक है, इसमें अलग से गवर्नर्स एक्ट का मेंशन नहीं है कि गवर्नर्स एक्ट कितने हैं, लेकिन सिर्फ इतना मेंशन है कि 166 ऐसे हैं इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट जो कि हमारे फोर्स में रहेंगे, जो पहले भी थे हमारे अब भी रहेंगे। उसमें से 7 ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, 7 लॉज ऐसे हैं जो कि रहेंगे विद अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट, किसी ने भी मेंशन नहीं किया, ये किसी भी वीडियो में देखोगे, किसी की भी वीडियो में देखोगे ये पॉइंट आपको नहीं मेंशन है। ऐसे पॉइंट मैं अब आपको बताऊंगा जो कि उसमें है PDF में, लेकिन किसी ने भी वो मेंशन नहीं किया, इसका मतलब किसी ने भी PDF पूरी नहीं पढ़ी है, वो आगे पीछे से पॉइंट दे के आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्या है, 7 लॉज ऐसे हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख में, बट विद अमेंडमेंट्स। उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक है JNK रिजर्वेशन एक्ट, एक है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने उसी से लिया है PDF से, स्टेट लॉज विच शैल बी एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विद अमेंडमेंट्स। ठीक है, दिख रहा है आपको विद अमेंडमेंट्स जो है वो 7 लॉज जो हैं ऐसे जो कि विद अमेंडमेंट जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। उसमें से इंपॉर्टेंट आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो सारे, आप याद नहीं रखना, आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन अगर चाहो आप सिर्फ इसको एक नज़र दे सकते हो। अमेंडमेंट्स नहीं याद रखनी है, इसमें क्या है क्या हुआ ये याद नहीं रखना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक एक चीज़, आप जैसे देख रहे हो मैं पूरा आपको PDF मैंने खुद पढ़ रखी है, PDF से मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, तो आपको कोई भी शक करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे पीछे से कहीं से पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, अब नेक्स्ट है द 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट दैट गिव वुमेन इक्वल इनहेरिटेंस राइट एज मेन विल नाउ बी एप्लीकेबल। अब क्या था, पहले हमारी स्टेट में 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि स्पेशल स्टेटस था, लेकिन अब क्या है, अब यूटी बनने के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि वुमेन को इक्वल पावर मिलनी चाहिए एज मेन। ठीक है, तो वो अब एप्लीकेबल है यूटी ऑफ JNK और लद्दाख दोनों में। ठीक है, जो भी चीज़ होंगी वो यूटी ऑफ लद्दाख JNK दोनों में है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद क्या है, ये मैंने अभी पढ़ाया आपको, द रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 139 ऑफ JNK ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये मैंने अभी पढ़ाया ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये एप्लीकेबल है बट विद सम अमेंडमेंट्स। तो ये खत्म हो गया, खत्म क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हुआ। JNK ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये अभी है, लेकिन विद अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट क्या हुई, इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा है, जुवेनाइल्स बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 18 कैन आल्सो बी प्रोसिक्यूटेड एज अडल्ट्स नाउ। ठीक है, अब जुवेनाइल्स क्या होते हैं, जुवेनाइल्स होते हैं 18 ईयर्स से नीचे जो होते हैं बच्चे। ठीक है, तो पहले उन पे कोई
प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ करती थी, मतलब हम बोलते थे कि उन पे कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती थी। अब प्रोसिक्यूट क्या होता है, जिन पे हम लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके अगेंस्ट हम लीगल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूट। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं उन पे ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, उनको हम एज अ अडल्ट ट्रीट करेंगे। ये कौन बोलता है, ये बोलता है 2015 सेंट्रल लॉ बोलता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको किसी ने नहीं बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और ऐसे ही वीडियोस हम और लेके आएंगे। काफ़ी सारी मेहनत आपकी चल रही है, बैक एंड में हर एक वीडियो आपकी बन रही है, तो आप लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट आता है, अब और क्या चेंज हुआ। पहले हम बोलते थे आरपीसी, ठीक है, कि आरपीसी की धारा इतनी, ठीक है। अब हम बोलेंगे आईपीसी, ठीक है। आरपीसी खत्म हो गया, रणवीर पैनल कोड खत्म हो गया, अब क्या हो गया, वो हो गया इंडियन पैनल कोड हो गया। नेक्स्ट आता है JNK, जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसको, अब जेके तो खत्म हो गया ना, अब यूटी हो गया, तो जेके स्टेट नहीं रहा, तो मतलब जेके सीआरपीसी जो है वो रिप्लेस हो गया सेंट्रल सीआरपीसी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन। नेक्स्ट है जो आरटीआई एक्ट था हमारा एप्लीकेबल स्टेट का, जो स्टेट का आरटीआई एक्ट था वो अब खत्म हो गया, उस पर अब क्या आया, सेंट्रल आरटीआई रेजीम आई, ठीक है। अब स्टेट का जो अपना आरटीआई लॉ था, आरटीआई एक्ट था, वो अब नहीं एप्लीकेबल होगा, अब होगा सेंटर का। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, आरटीआई भी हट चुका है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो कि हट चुका है, आपकी नहीं एप्लीकेबल है। तो JNK आरटीआई एक्ट 2019 जो था वो एप्लीकेबल नहीं है, उसकी जगह क्या है, सेंट्रल आरटीआई एक्ट है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, क्या हैं कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जिसमें चीफ मिनिस्टर भी है, उसको कौन अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर को ओनली, उसको करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, उसको करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट ऑन द एडवाइस ऑफ CM, ठीक है। उसके बाद आता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14, अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द UT ऑफ JNK मे नॉमिनेट 2 वुमेन मेंबर्स, ठीक है। मतलब अंडर सेक्शन 14, ठीक है, अगर गवर्नर को लगा, ठीक है, इन केस गवर्नर को लगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है या वुमेन अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो पाई हैं उनमें, तो अगर वो चाहें तो सेक्शन 14 के अंडर वो क्या कर सकते हैं, 2 वुमेन मेंबर को अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो किस आर्टिकल के अंडर अपॉइंट होता है, वो होता है अंडर आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो आप बाहर जाओगे कहाँ से, ठीक है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, किसी ने नहीं, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको किसी ने नहीं बताया, हर एक ने ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको पढ़ाया है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया वो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने खुद पूरी PDF पढ़ी है, 55 पेजेस की PDF थी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पेजेस थे लाइक 30 के आसपास जो पेजेस थे जिसमें ये सब लिखा था, बाकी जो थे वो लॉस थे। तो मैंने वो सारी PDF पढ़ी है, एक एक पॉइंट उसमें से मैंने नोट किया है और यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। तो यही आपका बनता है, इससे बाहर आपको जा ही नहीं, इससे बाहर है ही नहीं, तो जाओगे कहाँ से आप लोग, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपको मैंने कवर किया। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाने का तरीका हमारा अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और हमारा इंग्लिश सेक्शन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, वो भी आप देख सकते हो। बाकी थोड़े दिनों में मैं और भी सेक्शन को स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।